सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मेरे प्यारे छात्रों ऐप पर। और कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। चलते हैं आपके इस सेशन की शुरुआत कर देते हैं। जो भी जुड़े हुए हैं आ जाओ फटाफट सभी लोग। और हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले जो हमारी चर्चा हुई है वो चर्चा हुई है हमारी संज्ञाओं पर। आज जो हमारी चर्चा हो रही है वो होगी संधि पर। किस पर? संधि की पहली क्लास आज हम आपके स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, फटाफट आ जाओ, चिंता मास्तु। संधि की पहली क्लास आपके लिए, ठीक है? संधि की पहली क्लास है, आपके लिए है। और आइए ना जी, संधि के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। संधि है क्या, संधि का मतलब क्या है, कहते किससे हैं, प्रकार कितने हैं, सब पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है? अब आप संधि पढ़ने लायक बन गए हो। पता है क्यों? क्योंकि जब संज्ञा पढ़ लिए, वर्णमाला पढ़ लिए, तो अब ये सब आपको हेल्प करेंगे, इसको समझने में, संधि को समझने में आपकी सहायता करेंगे। तो हम बात करते हैं संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, आपस में मेल। किसका मेल? तो संधि में किसका मेल होता है? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसके मेल को? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों में संहिता होती है, संहिता संज्ञा पढ़ाया है ना, तो जब आपस में दो वर्ण मिलते हैं तो वहां पर संधि होती है, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए पहले हम लोगों ने वर्ण को जानना, क्योंकि वर्णों का ही मेल होगा, ठीक है जी। आइए, तो एक लाइन आती है, हालांकि चूंकि संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा का कार्य संस्कृत भाषा में हम लोग करेंगे। तो कहते हैं कि वर्णा नाम, क्या कहते हैं जी? वर्णा नाम, वर्णा नाम परस्परम विकृतिमत, विकृतिमत संधानम संधि। वर्णानाम परस्पर विकृति मत संधानम संधि, इसे संधि कहते हैं। कहें सर ये क्या लिखा दिया? आइए बताते हैं, वेरी सिंपल। यही इतना जान के समझो, संधि समझ गए। मतलब पूरी संधि, मतलब संधि का जो कार्य है वो आप समझ गए, ठीक है? वर्णानाम मतलब वर्णों के, परस्परम मतलब आपस में, विकृति मतलब होता है, विकृत मतलब विकार के साथ, वर्णानाम वर्णों के, परस्पर आपस में विकार सहित, संधान मतलब, संधान का मतलब होता है जुड़ने को ही संधि कहते हैं। इतनी चीजें होती हैं संधि में। क्या होता है? वर्णानाम तो कहते हैं वर्णों के, ठीक है? परस्परम आपस में, ठीक है? विकृति मत विकार सहित, विकार भी तो होता है, वर्ण का परिवर्तन, विकार सहित, संधानम जुड़ने को या मिलने को, ठीक है? जुड़ने को या मिलने को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कैसे? जब भी कभी संधि होगी, संधि कार्य होगा, तो संधि में क्या होता है? दो वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है? पहले क्या होगा? एक तो आपने बताया वर्णों के, परस्पर मतलब आपस में, विकार सहित मतलब विकार के उपरांत उनके आपस में जुड़ जाने को ही, जुड़ने, उसी जुड़ने की प्रक्रिया को ही संधि कहते हैं। जैसे जैसे हम, अगर आप बात करते हैं किसके? रमाधन ईसा। अगर हम चर्चा करते हैं किसकी? रमाधन ईसा की हम चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं बालक? हम बात करते हैं रमाधन ईसा की। किसकी जी? रमा धन ईशः की, ठीक है? अब कह रहे हैं वर्णा नाम वर्णों के, वर्ण कौन कौन से? पूर्वर्ण, परवर्ण। अभी हम आपको बताते हैं पूर्वर्ण क्या होता है, परवर्ण क्या होता है, ठीक है? यहाँ पे आ है, इधर ई है। इन्हीं दोनों वर्णों के परस्परम आपस में, आ और ई का आपस में, विकार सहित, तो जब दो वर्ण मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होकर यहाँ क्या बना? ए। विकार सहित जुड़ जाने को पहले क्या होगा? वर्णों के, ठीक है? आपस में विकार हुआ, विकार हो गया, फिर क्या करें? कौन सी बात हो रही? जुड़ने की। फिर आपस में इनको हम जोड़ देते हैं, क्योंकि यहां बचा था रम, यहां पर बचा था शाह। यहां पे क्या बचा था? यहां पे बचा था शाह, ठीक है? यहां पे क्या बचा था? शाह।
क्या किया, अब जब वर्ण हो गए, ठीक है, वर्णों की आपस में जुड़ भी गए, विकार हो गया, चलो दोनों विकार हो गया तो ए बन गया। अब क्या होगा, फिर कहते हैं क्या करना है, संधानम, आपस में जोड़ देना, फिर जोड़ दो, ए आएगा माँ में लग जाएगा रमे शाह, तो अब क्या बन गया, तब जाके कहीं संधि बनती है। बोलो हाँ कि ना। वर्णों के परस्पर आपस में विकार सहित मिल जाने को ही संधि कहते हैं। अब ये रमेशा कैसा पद है, संधित पद है। कैसा पद है, संधित पद है, जान लो। किसी भी संधि में दो तीन चीजें हुआ करती हैं, किसी भी संधि में दो तीन चीजें हुआ करती हैं। एक तो जान लो, एक होता है जो छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है ना जी। एक होता है आपका पूर्ववर्ण, एक होता है आपका, ठीक है, पूर्ववर्ण, ठीक है, एक होता है आपका परवर्ण, एक होता है आपका संधिवर्ण। छोटी छोटी चीजें, क्या क्या जरूर, क्योंकि ये सारी इन सब की जरूरत पड़ेगी आगे हम जब संधि पढ़ेंगे। संधिवर्ण, कौन सी वर्ण, संधिवर्ण, ठीक है। पूर्वर्ण, परवर्ण, संधिवर्ण, बात समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात को। पूर्वर्ण क्या होता है, प्लस के जस्ट पहले वाला, है ना जी, प्लस के या प्रथम पद का अंतिम वर्ण। अगर हम आपकी भाषा में बोले ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ज्यादा बढ़िया सीख पाओ। बाकी आप व्याकरण की भाषा में लिखोगे तो ऐसा लिखेगा कि जो प्रथम पद होगा उसका अंतिम वर्ण वो पूर्वर्ण होगा, जो द्वितीय पद होगा उसका पहला वर्ण परवर्ण होगा। ये तो है, लेकिन हम आपकी भाषा में लिखते हैं कि प्लस के जस्ट पहले, चूंकि आप लगा दो रमा धन ईसा, धन लगाते हो प्लस लगाते हो, रमा प्लस ईसा, उस प्लस के जस्ट पहले वाला, ठीक है जी, प्लस के जस्ट पहले वाले वर्ण को, ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्वण कहते हैं। या हम ऐसा कह लो कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अभी उदाहरण के माध्यम से सिखा देंगे, ठीक है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, पूर्वण कौन सा होता है, प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण पूर्वण कहलाता है। या यूं कह लो कि प्रथम पद जो होता है उसका अंतिम वर्ण क्या कहलाता है, आपका पूर्ववर्ण कहलाएगा। परवर्ण कौन सा होता है, तो कहते हैं परवर्ण होता है प्लस के जस्ट बाद, बाद वाला वर्ण, ठीक है, प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण, ठीक है। या यूं कह लो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, क्या कहते हैं, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, एक सेकंड थोड़ा सा, द्वितीय भाई आप लोग रुकेंगे एक सेकंड बस थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या जी, प्रथम द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसको हम क्या पढ़ेंगे, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इसको हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। तो समझ में तो आपको आया ही होगा, यहां पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। आइए हम संधि वर्ण क्या होता है, हाँ, संधि वर्ण क्या होता है, जो नया वर्ण बनता है, मतलब है जी, पूर्ववर्ण, पूर्ववर्ण और परवर्ण के स्थान पर बना नया वर्ण, नया वर्ण, उसी को हम आदेश वर्ण के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहां पर आप उदाहरण देखो, जिसे लिखा था रमाधन ईसा, मैं इसी को फिर से आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा है रमाधन ईसा, क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है रमा धन ईशा, ठीक है, रमाधन ईशा लिखा हुआ है। अब इसमें कोई पूछे
जब भी संधि होती है तो वो पूर्वण और परवण के मध्य में होती है। ठीक है, कौन से वर्ण आपस में मिलते हैं? पूर्वण और परवण आपस में मिलते हैं। अगर कोई पूछे इसमें जरा बताओ पूर्वण कौन सा है, तो कहोगे सर दीर्घ आ है। माँ में क्या है? हाँ, वर्ण विच्छेद करना सीख जाना। ठीक है, रा, रा में आ, तो रा को मतलब नहीं, माँ, माँ को हलंत कर देंगे तो ये आ बाहर निकल जाएगा। इधर ई है, इधर शाह है। ठीक है, अब यहां पर कोई पूछे पूर्वण तो आ है, परवण ई है, तो आप जब आगे गुण संधि पढ़ोगे तो उसमें आपको पता होगा कि पूर्वण में आ आए और उसके बाद अगर ई आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर नया वर्ण जो बनता है उसी को हम कहते हैं संधि वर्ण या आदेश वर्ण। वो कौन सा होता है? वो होता है ए। ठीक है, अब यहां पे पूर्वण आ है, परवण ई है और संधि वर्ण क्या है? ए है। ठीक है, अब ये समझ गए ना जी किसे कहते हैं? ऐसे ही प्रत्येक संधि में इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो वही रमेशः बन जाता है सिंपली। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना जान गए हो, तब अब आगे चलते हैं संधियों पर। मेनली संधि के प्रकार, संधि जान गए तो संधि के प्रकार बात किसकी करेंगे जी? संधि के प्रकार। किसके? संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा? संधि कितने? तो संधि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की संधि होती जी? तो कहोगे सर संधि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की संधि होती है जी? 3 प्रकार की, है ना जी? कौन कौन सी बताते जी? ठीक है, संधि के 3 प्रकार हो गए आपके। एक मिनट। ठीक है, संधि के 3 प्रकार कौन कौन से प्रकार होंगे हम आपको बताते जी। एक तो हो गया, एक हो गई आपकी स्वर संधि, एक हो गई आपकी व्यंजन संधि और एक हो गई आपकी कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, संधि 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक आपकी, ठीक है, व्यंजन और एक विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां होती हैं। हमको जो पहली चर्चा करनी है वो करनी है स्वर संधि के प्रकार पर। किस पर? स्वर संधि कर चर्चा करनी है। मुख्य रूप से स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? देखो, स्वर संधियों में हम पढ़ेंगे 8 संधियां। कितनी? बोलो। 8 संधियां पढ़ेंगे। लेकिन जब कभी आपके एग्जाम में पूछे स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तब आपको कितना बताना होगा? स्वर संधि के मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं वो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, वो होते हैं केवल और केवल 5। हाँ, 5 प्रकार। मुख्य रूप से कितने प्रकार? 5 प्रकार हुआ करते हैं। ठीक है, वो 5 प्रकार कौन से हैं? तो वो 5 प्रकार, जो 5 इसके मुख्य होते हैं, वो 5 कौन से हैं? तो कहोगे सबसे पहला होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है आपका गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? तो कहोगे सर वृद्धि स्वर संधि। और चौथी जो होती है यण स्वर संधि। कौन सी? उसको कहते हैं यण स्वर संधि। पांचवी जो अंतिम मुख्य प्रकार में आती है वो कहते हैं अयादि संधि। अयादि संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। ये 5 आपके मुख्य प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ये जो 5 हैं ये आपके मुख्य प्रकार के अंतर्गत परिगणित होते हैं, गिने जाते हैं। तो संधि के प्रकार 3, स्वर संधि के 5 प्रकार मुख्य रूप से। अन्य प्रकार या इसके और भी जो प्रकार हैं वो 3 कौन से होते हैं? एक होता है पूर्व रूप, है जी, ये क्या है? ये अन्य प्रकार। ठीक है, ये कितने होते हैं? 2, 3। एक होता है, ठीक है, एक सेकंड, एक होता है आपका पूर्व रूप संधि। अब क्यों मुख्य प्रकार में नहीं है ये हम अब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, एक होता है पररूप संधि और एक होता है प्रकृति भाव संधि। कौन सी? प्रकृति भाव संधि। ठीक है, प्रकृति भाव संधि।
बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है आपका स्वर संधि। अब व्यंजन और विसर्ग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्वर संधि के विषय में मुख्य रूप से 5 प्रकार जो आपके सामने लिखा हुआ है, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं अन्य प्रकार में। तो ये 3 और होते हैं, पूर्व रूप, पररूप और आपका प्रकृति भाव संधि। आइए जो पहली संधि आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के विषय में, मुख्य रूप से पहली संधि जो है उसकी प्रमुख भेद में, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। पहला जो भेद हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि के रूप में है। किस रूप में है बच्चा? वो है दीर्घ स्वर संधि के रूप में होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। दीर्घ संधि, इसका हर संधि का अपना अपना सूत्र होता है। हर संधि का अपना अपना एक सूत्र होता है। तो जैसे यहां लिखा है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है कहते हैं अकह सव, ऐसे नहीं। तो इसको हम दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो कौन सा सूत्र है? तो कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घः। क्या बोलते हैं जी? अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। बोलो, कम से कम 2 बार बोल लो। 2 बार आप बोलेंगे उच्चारण करने, बोलो अकह सवर्णे दीर्घः। बोलो सभी लोग, अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। ठीक है जी। इसका ये सूत्र है। ये सूत्र कौन सी संधि पूछ लेता है? दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? तो अकह सवर्णे दीर्घः होता है। यह अकह सवर्णे दीर्घः कौन सी संधि करता है? तो आप क्या बताओगे? अकह सवर्णे दीर्घः कौन सी संधि करता है? तो कहोगे दीर्घ स्वर संधि करता है। इसका अकह का मतलब होता है अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है? एक प्रत्याहार है जिसमें कितने वर्ण आते हैं? जिसमें आते हैं आपके 5 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, इसीलिए मैं आपको प्रत्याहार पहले पढ़ाया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रत्याहार पढ़ो, आपको प्रत्याहार पता हो। तो क्या करते हैं कि अक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आ, ई, उ, री और ली आते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सवर्णे, देखो सवर्ण संज्ञा कल मैंने पढ़ाई थी। इसके पहली वाली वीडियो जो आपने अगर देखी है तो हमने संज्ञा संबंधित आपको कुछ वीडियो दिया था, संज्ञा पढ़ाया था। उसमें हमने एक संज्ञा पढ़ाई थी सवर्ण संज्ञा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिसका सूत्र होता है ना जी? यही तो बताया था। याद करो, रिमाइंड करो। नहीं देखा तो जाके पिछली वाली वीडियो देख लेना। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम क्या कहता है कि जिन 2 वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक समान हो, वो क्या होते हैं? वो आपस में सवर्णी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपस में सवर्णी कहलाते हैं। ठीक है ना जी? तो आपस में, ठीक है। तो कहने अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण आए, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो वहां पे दीर्घ हो जाता है। तो इसी तरह प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों आ, ई, उ, री का भी बोध होगा। बात समझ रहे हैं? सवर्ण का मतलब देखो, सवर्ण सवर्ण समान वर्ण आ, ई, उ, री आने पर, ठीक है, दीर्घ आदेश हो जाता है, वही है आ, ई, उ। ठीक है जी। कोई दिक्कत हो पूछ लेना जी। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। मैंने सवर्ण संज्ञा पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि जो लृ होता है इसका कभी दीर्घ नहीं बनता है, इसका दीर्घ नहीं होता। ये विशेष बात है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है। अतः उसका सवर्णी री, मैंने कहा था कि लृ का सवर्णी, कल भी मैंने बताया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लृ वर्ण का सवर्णी क्या होता है। लृ वर्ण का सवर्णी क्या होता है? ठीक है, लृ वर्ण का सवर्णी कौन होता है? लृ का सवर्णी री होता है। कौन सा होता है? री। लृ का लृ नहीं होता। और री का भी सवर्णी री होता है, लृ का भी सवर्णी री होता है। संक्षेप में अगर हम बात करें इस संधि का तो अक प्लस अक बराबर दीर्घ, यही तो, अक प्लस अक बराबर दीर्घ, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। आइए, बात समझ गए होंगे कि भाई जब अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, लृ ये 5 वर्ण आते हैं। अक के बाद अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। ये हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहां पर देख लो, इस सारिणी है आपकी, इस सारिणी देख लीजिए। सारिणी कहती है कि भाई साहब यहां पर क्या है? पूर्ववर्ण, परवर्ण और दीर्घ
या आदेश वर्ण। मैंने कहा ना जी, संधि हमेशा पूर्ववर्ण परवर्ण में होते हैं, उसके बाद आदेश वर्ण आपका होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपका आदेश वर्ण है। तो आ के बाद अगर आ रहा है, तो अगर ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, अगर इधर ह्रस्व आ गया, इधर दीर्घ आ गया, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आ हो। ठीक है। अब कहें ये सवर्णी है आपस में, तो बताओ सवर्णी है? हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। इनका प्रयत्न जो है विवृत होता है, इसका भी प्रयत्न विवृत होता है। तो जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होता है, उन्हें हम आप सवर्णी वर्ण कहते हैं, है ना। उन्हें सवर्णी कहते हैं। जब सवर्णी होगा तो वहां पे उसी वर्ण का हमने दीर्घ आदेश कर दिया। अगर ई या ई के बाद ई या ई कभी आ जाए, तो दोनों के स्थान पर हम दीर्घ ई बना देते हैं। ऐसे ही उ या उ के बाद कहीं पर भी उ या उ आ जाए, तो दोनों के स्थान पे हम दीर्घ उ बना देंगे। री या री के बाद अगर री या री आ जाए, तो दोनों के स्थान पे हम दीर्घ री आदेश कर देते हैं। ठीक है। हाँ, बात समझ। दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों में में ही संधि कार्य होगा, और जहां पे लरी की बात आती है, लरी के बाद री आ जाता है, तब वहां पर मेल होता है। जैसे आया आ, जैसे अद्य धन अपि क्या बन जाएगा, यहां पे पूर्ववर्ण आ है और परवर्ण आ है, तो अद्यापि बन गया। ठीक है। आधन आ, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय। ठीक है जी। ये आ के कई स्वरूप हैं कि कभी इधर ह्रस्व आ होगा, कि इधर कभी उधर दीर्घ आ होगा, कभी दीर्घ आ मिलेगा, कभी ह्रस्व आ मिलेगा, कभी एक तरफ दीर्घ एक तरफ ह्रस्व आ रहेगा। तो ये इनके आपस में मेल का तरीका है, लेकिन फिर भी दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, दीर्घ आ ही आदेश होगा। ये थोड़ा सा हम आपको एलोबरेट करके, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको पुनः एलोबरेट दूसरी तरीके से लिख कर देता हूं। लाइक जैसे लिखा है पुस्तक धन आलय, क्या लिखा है, पुस्तक धन आलय। अगर कभी इतने स्टेप में अगर आप संधि करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। केवल इसी संधि की बात नहीं कर रहे हैं, कभी भी अगर संधि ऐसे आ जाए, इतने 3-4 स्टेप में कर लेना, तो उत्तर की जांच हो जाती है, सही वाला क्या बनेगा ये पता चल जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, पूर्ववर्ण ढूंढो कौन सा है। पूर्ववर्ण क्या है, यहाँ पे क में क्या है, आ है, तो पूर्ववर्ण आ है। परवर्ण क्या है, वो भी आ है। अब आप देख रहे हो आ के बाद आ आया है, तो आपस में सवर्ण आया है। सवर्ण वर्णों का दीर्घ बना देते हैं, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से। यहाँ पे दोनों के स्थान पर ह्रस्व आ बन गया। ठीक है। यहाँ बचा क्या, यहाँ आपकी बची पुस्तक। पुस्तक तो बची, लेकिन का से अगर स्वर बाहर निकल जाता है तो व्यंजन हलंत हो जाता है। किसी भी व्यंजन से स्वर बाहर निकल गया है तो व्यंजन हलंत हो जाएगा। इधर क्या है, आ तो चलाया, इसको बनाने के चक्कर में यहाँ बचा क्या, लया। ठीक है। अब आप पढ़े हो वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि, वर्णों के आपस में परस्पर मेल को ही, हाँ, ये जो वर्ण है आपस में इनके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न होने के बाद फिर इनका संधान कर देते हैं, मतलब आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ दो। वर्णानाम वामतो गति, वर्ण हमेशा इधर की ओर चलेंगे, तो ये क्या बन गया, पुस्तक। ये आ के का में लग जाएगा तो स्वर इसमें आ जाएगा, तो दीर्घ आ है तो बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, ये बन गया पुस्तका। इसको जोड़ दो, क्या बन गया, पुस्तकालय। ये इतने स्टेप में संधि करोगे तो कभी जब आप देखते होते हो संधियों में, कभी कभी होता क्या है कि संधियों में ये आपको इतना मिलता जुलता 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, पता नहीं कौन सा वाला इसमें सही होगा, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला सही होगा, होता है ऐसा। इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे, इतने अगर सही वाला उसमें से ढूंढना है, इतने स्टेप में सही तरीके से कर लेना, तो जो ओरिजिनल वाला है, जो सही वाला है, आपको वह पता चल जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है रवि धन इंद्र, इसको भी देख लेते हैं भाई, ये वाला भी उदाहरण। जैसे लिखा है रवि धन इंद्र है, अगर लिखा है क्या, रवि, ई का उदाहरण, ये ई वाला उदाहरण है ना, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। अब ये रवि धन इंद्र है, यहाँ पे पूर्ववर्ण क्या है, पूर्ववर्ण है ई। ठीक है। परवर्ण क्या है, ई। अब ई ई मिलकर क्या बनाएगा, दीर्घ ई। चूंकि ये दोनों ई आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों ई आपस में सवर्णी कहलाएंगे। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, तो कहोगे हाँ सर आपस में सवर्णी कहलाएंगे। तो भाई साहब दोनों के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, दीर्घ ई बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। यहां बचा क्या, रव।
यही तो बचा, क्योंकि वा से ई बाहर निकल गई थी। यह क्या, नृह, आपस में जोड़ लो, ई आएगा वा में लग जाएगा, ये कहां से दीर्घ ई, हाँ, अब चूंकि दीर्घ ई है तो वा में दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी। क्या बना, रवींद्र, क्या बन गया जी, रविंद्र। बात समझ गए कि नहीं, रविंद्र हमें कौन सी संधि, तो दीर्घ संधि। क्वेश्चन कैसे पूछता है, या तो आपको संधित पद दे देगा, संधि विच्छेद करने को दे देगा, या फिर आपको संधित पद या संधि विच्छेद करके देगा, पूछेगा इसमें किस सूत्र से संधि होगी, सूत्र पूछ लेता है आपसे, है ना। या फिर आपको दे दिया संधि विच्छेद, संधित पद दे दिया, बोलेगा इसका संधि विच्छेद करो। तो कई तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनते हैं, कई तरीके से प्रश्न यहां पर आपका बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक अगर हम बात करते हैं मातृधन ऋणम का ले लेते हैं ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपको दिक्कत करता है, 4 ऑप्शन में आता है तो समस्या होती है आपके लिए ना। आइए दिखाते हैं कौन सा। जैसे अगर कहीं लिखा है मातृधन ऋणम, क्या लिखा है, मातृ धन ऋणम, तो अब यहां पर देखो संधि हो रही है दीर्घ स्वर संधि की नहीं, तो कहोगे सर हाँ दीर्घ स्वर संधि हो रही है। कैसे हो रही है, ता में क्या है, री है, ठीक है, इधर भी क्या है, इधर भी री है। अब री के बाद री आया है तो ये दोनों, ये पूर्वर्ण हो गया, ये परवर्ण हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, सवर्णी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चा, ये दोनों वर्ण आपस में सवर्णी कहलाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा आपका मात, क्या बचा, मात, ता से री निकल गया ना, तो ताहलन तो हो गया। इधर क्या बचा, अब दोनों वर्णों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, दोनों वर्णों के स्थान पर हम लोग इसका दीर्घ, री का दीर्घ कैसे बनता है, तो री का दीर्घ कुछ यूं बनता है ना जी, ये 2 बार, ये जो है 2 बार कल भी सिखाया था। यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा आपका णम, यहां पे बचा क्या आपका, यहां पे मात बचा, यहां पे बच गया णम, सॉरी, यहाँ पे आपका ड़म बचा, क्योंकि री तो चला आया, ये दीर्घ री बनाने के चक्कर में मात और ड़म, तो ये री आके दीर्घ री आके ता में लग जाएगा, तो क्या, ता में कैसे दीर्घ री लगाओगे, ये इस तरह से, देख रहे हो, ये इस तरह से, और यहाँ पे ऋणम जोड़ दो, मातृणम। आपके एग्जाम में जब पूछता है मातृधन ऋणम, पहला ऑप्शन दे देगा मातृणम ऐसे, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यही वाला सही करके चले जाते हैं, जबकि ये गलत है। मातृणम बनता, ये मातृणम है, ये मातृणम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व ह्रस्व री है, जो कि गलत है। मातृधन ऋणम मातृणम बनता है, मातृणम नहीं बनता है, ये चीज याद रखना। इसमें ऐसे ही पितृधन ऋणम पितृणम बनता है, पितृणम नहीं बनता है, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछ लेता है आपसे। बात समझ रहे हो आप लोग, डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए हमारे प्यारे विद्यार्थी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे भानुधन उदय, भानुदय, आप समझ गए होंगे, ये इनके दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल थे। आगे आते हैं गुण स्वर संधि, कौन सी संधि, दूसरी संधि हम पढ़ते हैं जी, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि देखो क्या कहता है, तो हर संधि का मैंने बताया आप अपना एक सूत्र होता है, तो गुण संधि का भी एक सूत्र है आद गुण। गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुण। और एक चीज और पूछे जरा, गुण संज्ञा का सूत्र क्या होता है। इसमें कंफ्यूज, जहां जहां कंफ्यूजन आपको हमें लगता है कि एग्जाम में होती है, वो चीज मैं आपसे यहीं पर आपकी कंफ्यूजन को दूर करा के आपसे मैं पूछ ले रहा हूं कि जता बताओ गुण संज्ञा का सूत्र क्या होता है। क्या, गुण संज्ञा का सूत्र क्या होता है, गुण संज्ञा का सूत्र क्या होता है बताओ। गुण संज्ञा का सूत्र होता है आद गुण, अदेंग गुण। क्या होता है, अदेंग गुण, नोट कर लो, ये होता है अदेंग गुण। और गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण, है एक जैसे लगेगा, अक्सर हम लोग गलती करके चले आते हैं। पूछता है निम्नलिखित में से गुण संज्ञा का सूत्र बताओ, तो गुण संज्ञा के सूत्र में हम क्या लिख देते हैं, पहला यही खूब रटे रहते हैं, आद गुण आद गुण आद गुण, पहले ऑप्शन में आद गुण रख देता है और आप आद गुण सही करके चले आते हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप, है ना जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताओ। गुण संज्ञा का सूत्र अदेंग गुण, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़े, आगे चलें। अदेंग गुण, कौन सा गुण, अदेंग गुण, अदेंग गुण, अदेंग गुण, ठीक है, आद गुण अदेंग गुण, बात समझ गए ना जी। आगे चलते हैं,
ये दोनों चीज याद रखना, दोनों में अंतर स्पष्ट किए रहना, गलती ना हो एग्जाम में। अब बात करते हैं इसके सूत्र का मतलब क्या है। आत से क्या तात्पर्य है, ये जिसमें दो चीजें हैं, एक है आत, आत गुणा में दो चीजें, एक शब्द है आत, एक है गुणा। तो आत का मतलब हो जाता है ह्रस्व आ या फिर दीर्घ आ, ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, और गुणा का मतलब हो जाता है गुण संज्ञा। गुण वर्ण, गुण वर्ण कितने होते हैं हमारे, तीन होते हैं, पता तो है आपको, आ ए ओ, कल ही पढ़ाई, इसीलिए संज्ञा आपको पहले पढ़ाई जाती है। अदेंग गुणः, अदेंग गुणः ये संज्ञा है, ये कहता है इसमें तीन वर्ण होते हैं, आ ए और ओ, ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। गुण का संस्कृत भाषा में अब कहीं भर बोला जाए गुण, तो गुण का मतलब खाने वाला नहीं है, क्वालिटी वाला गुण नहीं है जी, नहीं तो बढ़िया कहें एकदम शुद्ध देशी गुण नहीं जी, वो गुण नहीं। गुण का मतलब होता है क्या, गुण से तात्पर्य है आपका, बोले तो व्याकरण में संस्कृत में पूछे गुण का मतलब आ ए ओ, ये तीन वर्णों का बोध कराता। ये कितने, ये तीन वर्णों का हमको बोध कराता जी, आ ए ओ का बोध कराता है। बात समझ रहे जी मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे विद्यार्थियों, ठीक है जी। तब इसमें क्या है, गुण का मतलब आ ए ओ। अब कहेंगे सर एक होता है पूर्ववर्ण होता है, एक परवर्ण होता है, आइए हम एक तालिका बना के सिखा देंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना जी। तालिका बनाकर सिखा देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना जी। जैसे हम कहें पूर्ववर्ण, ठीक है, और परवर्ण, एक गुण संधि की तालिका है, किसकी, एक गुण संधि की तालिका है, ठीक है, गुण संधि की तालिका है। पूर्ववर्ण में क्या आना चाहिए, तो इन्होंने कहा है पूर्ववर्ण में क्या हो, आया आ हो, आ हो या फिर दीर्घ आ हो, ठीक है। आत, क्या लिखा जी, आत गुण, आद गुण, यही था ना। और गुण का मतलब हमने क्या समझा है, आ ए ओ। कहें सर इस सूत्र में तो हमको केवल पूर्ववर्ण मिला और इसके बाद क्या है, इसकी चर्चा इस सूत्र में नहीं है, बोलो है कि नहीं, नहीं है भाई साहब, नहीं है। आदेश वर्ण गुण संधि तो गुण आदेश होगा, तो गुण का मतलब तो ये आदेश वर्ण है, हमारे पास पूर्ववर्ण है। इस सूत्र में परवर्ण नहीं दिया है। अब परवर्ण कहां से लाएंगे, तो जैसे क्या होता है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। जैसे मैं आप लोग पढ़ते हो आया आ के बाद क्या आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ, क्या ई उ री और ली आ जाए तो वहां पे गुण संधि हो जाती है। इसकी ये ई उ री ली तो यहां पर सूत्र में दिया नहीं है, ये आया कहां से। ये बच्चा जैसे क्या, जैसे आपके यहाँ चाय की पत्ती खत्म हो जाए, आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए, चाय की पत्ती खत्म, अब उस चाय के आप पड़ोसी के यहाँ चुपके से पीछे दरवाजे से जाओ और कह दो भैया दे दो थोड़ा सा हमको, आज हमारे यहाँ चाय के पत्ते ने मेहमान आए, उनको आज किसी तरह हमको संतुष्ट करना है, ठीक है जी, मतलब उनको चाय पिलाना है। वैसे ही संधियों में होता है। एक हम लोग, आपको पता होगा यण संधि, इको यणच पढ़ा, पता है, इको यणच पढ़ा है इसको, इको यणच। इको यणच जो है, जैसे मैंने ये संख्या आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये देखें संख्या लिखी है, ये क्या है, ये पाणिनीय अष्टाध्यायी में सूत्रों का क्रम है, मतलब छठे अध्याय का पहले पाद का 101 नंबर का सूत्र ये है, और छठे अध्याय का पहले पाद का 87 नंबर सूत्र ये है। यण यहाँ पे है नहीं, अभी यण आपको हम दिखा देते, ठीक है, यण यहाँ पे है नहीं, नहीं तो हम आपको यण भी दिखा देते हैं जी, यण जरूर दिखा देते, यण है नहीं, ठीक है जी, यण यहाँ पर है नहीं, नहीं तो आपको यण दिखा देते। यण संधि का सूत्र इन सूत्रों के पहले है। तो क्या होता है संस्कृत में, जैसे यहां पर इन्होंने आद गुणा लिख दिया, यहां पर परवर्ण की चर्चा नहीं की गई है, तो सूत्रों के क्रम में जो इको एनर्जी है इन सबके पहले आता है, इन सारे सूत्रों के वो उसको पहले लिखा गया है। तो इस कभी कभी पाणिनि महोदय लिखते समय उनकी ये व्यवस्था थी कि जो चीज वो एक बार पहले लिख दी उसको दोबारा लिखते नहीं थे, उसके लिए आगे अगर उसकी आवश्यकता पड़ रही है तो लिखते थे कि उनकी ऊपर वाले सूत्र से उस वर्ण की अनुवृत्ति ले लेते हैं। जैसे आपका मतलब मैंने कहा कि उधार ले लेते हैं। अब जैसे यहां पर ये कहां से आया है, ई उ री री, ये इको यणस से इक प्रत्याहार बनता है, वहां से आया है,
तो ये अपने सूत्र की पूर्ति के लिए, अपने संधि की पूर्ति के लिए गुण संधि इको यण से इक उधार ले लेता है। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में उधार, और व्याकरण की भाषा में कहते हैं कि यहां पर ई उ रीलरी की अनुवृत्ति हो गई है। क्या हो गई है? अनुवृत्ति हो गई है व्याकरण की भाषा में। तो अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूं, माना आपके दिमाग में कभी प्रश्न आ सकता है, किसी के दिमाग आपसे कोई पूछे कि ये आया कहां से यहाँ पे, तो इसकी चर्चा यहाँ आद गुणः सूत्र में नहीं हुई है। ये आया है इको यूनिट्स के इक से आया है, बस इतना जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये है आपका संधि का स्वरूप। ये तालिका समझ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब कभी आ जो है, आ मिलेगा ई से, तो क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, जब यही आ मिलेगा उ से, तो क्या बन जाएगा? दोनों वर्णों के स्थान पर संधि वर्ण ओ हो जाएगा। यही जब आ मिलेगा री से, तो क्या बन जाता है? अर हो जाता है। और यही जब आ मिलता है री से, तो दोनों वर्णों के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। यही इतनी क्या है? आपकी गुण संधि है। अब चाहो तो इतने पढ़ लो, और चाहे तो इतना डिटेल आपको हम बताएं, है ना जी? चाहो तो इतना पढ़ लो। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये इक नहीं, इको यणच, यहाँ पे एक अच प्रत्याहार है। अच, तो इक की नहीं, अच की अनुवृत्ति, माफ कीजिएगा, अच की अनुवृत्ति होती है। किसकी? अच की। अच में तो कहें सारे स्वर आते हैं, तो सारे स्वर आते हैं, तो यहाँ पे सारे स्वर में हम यहाँ ए ओ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए ओ लिख देंगे तो यहाँ वृद्धि वृद्धि संधि का नियम लगने लगेगा। यहाँ आ के बाद हम आ नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आ के बाद अगर आ लिख देंगे यहाँ पे अच में, तो यहाँ पे दीर्घ संधि का रूल लगने लगेगा। बात समझ रहे? तो इसीलिए बीच में ई उ रीलरी बचता है, उसको यहाँ पे अच के स्थान पर हम ई उ रीलरी रख देते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, जो वही मैंने वहां समझाया वही चीज यहाँ। आया आ का जब ई या ई से मेल होगा तो ए बनेगा, आया आ जब उ या उ से मिलेगा तो ओ बनेगा, जब आया आ री या री से मिलेगा तो अर बनेगा, जब आया आ री से मिलेगा तो अल बनेगा। कुल मिला के गुण संधि की पहचान है कि जो आपका पूर्वर्ण होगा उसमें ह्रस्व आ या दीर्घ आ होना चाहिए, और उसका परवर्ण में या तो ई हो, या तो उ हो, या तो री हो, या तो लरी हो, इतने में से कोई ना कोई वर्ण आपका होना चाहिए, तब वहां पर गुण संधि होती है ना जी? हाँ, यही है। आया आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। आ तथा अच बराबर गुण। ठीक है, यही है आपका पूरा गुण संधि। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है सुरधन ईशः, क्या लिखा हुआ है? सुरधन ईशः, क्या लिखा हुआ है बालक? सुरधन ईशः लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? क्या लिखा? सुरधन ईशः है जी, सुरधन ईशः। आइए इसको देख लेते हैं, सुरधन ईशः। ठीक है, सुरधन ईशः एक हम पूरा एलोबरेट करके बता दे रहे हैं, बाकी तो वैसे समझा देंगे। ठीक है, जो कहो वो समझा दे हैं। माना यही उमाधन ईसा समझा रहे, उमाधन ईसा। अब उमाधन ईसा में पूर्वण क्या है? तो कहोगे सर पूर्वण ह्रस्व आ है। परवर्ण क्या है? तो परवर्ण दीर्घ ई है ना जी? अब आ और ई, यहाँ क्या बचा? क्योंकि मां से आ निकल गया तो मां हलंत हो गया, इधर बचा शाह। अब क्या करोगे? देख रहे हो, प्लस एक तरफ आ रहा है, एक तरफ ई आ रहा है, तो यहां पर किस संधि का नियम लग रहा है? बताओ, यहां पर किस संधि का नियम लग रहा है? तो बोलोगे यहां पर कि एक तरफ आ, एक तरफ ई, तो आपने पढ़ा है आद गुण, तो यहाँ पे गुण संधि का रूल लग रहा है। और गुण संधि कहती है जब आ के बाद ई आए तो वहां पर हम ए कर देते हैं। यहाँ क्या बचा? बचा। क्या बचा? ठीक है, बचा। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पे शह बचा। यहाँ पे क्या बचा? शह। आपस में इनको जोड़ लो, ए जाएगा माँ में लग जाएगा, उमे, ये क्या बन गया? शह। उमेशह बन गया। क्या बन गया? उमेशह। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी? तो कहोगे सर नहीं है, उमेशह शब्द बन गया। तो ऐसे ही करके देख लेना है हर जगह। ऐसे सुरधन ईसह सुरेशः, राजा धन इंद्र राजेंद्र, रमाधन ईसह रमेशः, यहाँ पर आओ ई मिलके ए, गणधन ईसह गणेशः, महाधन इंद्र महेंद्र, उमाधन ईशा उमेशा। आप देखोगे एक चोटी की मात्रा, एक चोटी वाली मात्रा अक्सर जहां मिल रही है वहां पर आपकी गुण संधि हो रही है। शब्द के मध्य में जब एक मात्रा ऐसे दिखे तो समझ जाना कि कौन सी संधि है, वहां पर गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि होगी बच्चा? गुण संधि हो जाती है। ऐसे आ का मेल जब उ से होता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ओ। तो उसका एग्जाम्पल है जैसे सूर्य धन ऊष्मा, हम यही एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब सूर्य धन ऊष्मा है, यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? सु
पूर्वण क्या है तो बताओ, पूर्वण यहाँ पे क्या है, पूर्वण आ है। कहोगे सर आ है कैसे, या को हलंत कर दोगे, आ बाहर निकाल लोगे। इधर क्या है तो इधर ऊ है, परवण क्या है तो ऊ है। ठीक है, अब आ और ऊ मिलकर के क्या बनाता है, ओ बनाता है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर आपका सूर्य बच गया, लेकिन या कैसा है, अभी हलंत है। हाँ, ये दोनों तो चले आए, इधर क्या बचा, श्मा बचा, आपस में जोड़ लो। इतने स्टेप में बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि जब कभी चार ऑप्शन आपको एक जैसे दिखे तो इतना करके देख लेना, सही वाला पता चल जाएगा। ओ जाके या में लिख जाएगा तो क्या बन जाएगा, सूर्योष्मा। क्या, सूर्योष्मा। ठीक है, हाँ यही तो बन गया ना जी। कौन सी संधि, तो आप बता देना कि आपकी गुण स्वर संधि है। पीने धन ऊरुहु, पीनोरुहु। गंगाधर ऊर्मी, गंगोर्मी। आ और उ मिला, सूर्य धन उदय, आ और उ सूर्योदय। इस तरीके से आप देख रहे हो। ठीक है, और भी एग्जाम, जैसे आ प्लस री बराबर अर होता है, आ और री मिलकर क्या बनता है जी, अर बनता है ना, यही तो था। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। जैसे वर्षा धन ऋतु, एक हम समझा दे रहे हैं, वर्षा धन ऋतु को हम क्या कह सकते हैं, वर्षऋतु। क्या बोल देते हैं, वर्षऋतु। यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ है, इधर क्या है, री आया है, आया है कि नहीं। यहाँ पे जब आ बाहर निकल गया तो क्या बचा, वर्ष बचा, इधर तुह बच गया। ठीक है, अब आ है और री है, आपस में जोड़ के हमने क्या इसको बना लिया, इसको हमने बना लिया अर बना लिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, वर्ष, ऐसे। इधर आपका तुह बचा है। ठीक है, अब आ आके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ष। इधर अभी बचा है। अब याद रखना, जब बीच में कभी रेफ ऐसे बचे, ध्यान देना, बीच में अगर रेफ ऐसे बचे उसके जस्ट बाद व्यंजन वर्ण हो तो ये रेफ जो होता है उसके बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। और इस रेफ का ऊपर लगने का एक सूत्र होता है, रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। रेफ जो होता है उसके बाद व्यंजन आया है तो उस रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, वो ऊपर लग जाता है सामने वाले व्यंजन पर। अभी क्या बन गया, वर्षर्तुः। क्या बन गया, वर्षर्तुः। ठीक है, अब दो तीन बार बोल लो। वर्षर्तुः में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि। कैसे जाना, वर्षर, वर्षर, अर 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 की ध्वनि आ रही ना, वर्षर्तुः। ग्रीष्मर्तुः अर है, शीतर्तुः अर अर की ध्वनि आ रही है। आ के बाद लृ आता है तो अल आता है। इसका एक फेमस उदाहरण यही वाला है, तवलकारः। तवधन लृकारः, तवलकारः कैसे हुआ, यहां पर आ है, यहां पे तव हो गया, वाह हलंत कर दिया, इधर आपका लृ है, इधर का रहा, तो आ है और लृ, आ और लृ मिलता है तो क्या बनाता है, अल बनाता है। यहां तो क्या बन जाएगा, यहां पर जैसे यहां पर हम तवधन लृकारः करते हैं, थोड़ा आवाज चली गई थी। तवधन लृकारः में हम तव में क्या है, आ है, लृ है, और ये दोनों क्या बन गया, अल बन गया। आ और लृ मिलता है तो अल बना लेता है, तो ये अल कारः बन गया तवल कारः। तवल कारः में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। किस सूत्र से है, तो आद गुणा से यहाँ पे संधि हो रही है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, संधियों पर हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे। और हमें लगता है अगर आपको कहीं डाउट हो तो बताना, इतने में कोई डाउट नहीं हो चाहिए। मेनली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ, हम आपका प्रैक्टिस भी करा देंगे, इन सब का संधियों का प्रैक्टिस भी करा देंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। करते रहो अपने एग्जाम की तैयारी। नमस्कार, थैंक यू सो मच, शुभम भूयात् सर्वदा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी छात्रों को, शुक्रिया।